हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन जो हमें बताती है ईएमएफ ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल एट ए कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर। यानी जब हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर से अलग लेते हैं तो उस स्टेज पर ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगी। अब इसी नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। हम बात करेंगे एक डेनियल सेल की जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिंक कॉपर सल्फेट सेल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जिंक आयन, सॉल्ट ब्रिज एंड कॉपर आयन चेंजेस इनटू कॉपर मेटल। अब यहां पर इस सेल में जो हमने पहले पढ़ा था, जिंक रॉड को हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया है। दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने वोल्टमीटर या एमीटर की हेल्प से एक्सटर्नली कनेक्ट किया है और इंटरनली सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से कनेक्ट कर दिया है। जब सेल वर्क करना स्टार्ट करता है तो हम क्या देखते हैं कि जो जिंक रॉड है it starts to loses its weight और जिंक आयन comes into the solution। यानी सॉल्यूशन, इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और इस रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है, कॉपर आयन gets reduced into the copper metal, so the concentration of copper sulfate keeps on decreasing। अब उससे क्या होगा, जब दोनों हाफ सेल की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तब क्या होगा, तब जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। इसलिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होंगे दोनों हाफ सेल के वो भी चेंज होने शुरू हो जाएंगे। अब क्योंकि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा और यहां पर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कम हो रही है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। यानी यदि एक हम ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में तो हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड जो रिडक्शन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेज। जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो गया मींस जो कंसंट्रेशन है, द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द टू हाफ सेल दैट बिकम्स कांस्टेंट एंड दैट वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द Kc। अब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ द टू हाफ सेल। लेकिन अब दोनों का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ है, डिफरेंस जीरो हो गया और यदि डिफरेंस जीरो हो गया तो इसका मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो, बिकॉज ईएमएफ क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द राइट हाफ सेल माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हाफ सेल। दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में डिफरेंस रहा नहीं, डिफरेंस नहीं रहा, दोनों बराबर हो गए तो इसीलिए ईएमएफ ऑफ द सेल क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और यदि ईएमएफ ऑफ द सेल जीरो आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया तो इसका मतलब करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, यानी सेल वर्क करना बंद कर देगा। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम स्टेज। अब यदि हम नर्स्ट इक्वेशन को लिखें, नर्स्ट इक्वेशन हमें पता है ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस RT अपॉन NF इंटू नेचुरल लॉग ऑफ
मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। अब ये ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो गई, जीरो हो गई इक्विलिब्रियम स्टेज पर। किस स्टेज पर, जहां पर रेशियो ऑफ जिंक आयन टू दैट ऑफ कॉपर आयन बिकम्स कांस्टेंट। एट दिस स्टेज द ईएमएफ ऑफ द सेल बिकम्स इक्वल टू जीरो। सो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या आ जाएगा फिर, दिस इज इक्वल टू RT अपॉन NF इंटू नेचुरल लॉग ऑफ Kc which is equal to 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग ऑफ Kc। यानी हमने इसको नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया 2.303 से मल्टीप्लाई करके। और जब इन वैल्यूज को मैं पुट करके मल्टीप्लाई करता हूं तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल 0.059 आ जाएगी अपॉन n इंटू लॉग ऑफ Kc। तो ये हमें रिलेशन देता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। यानी यदि हमें किसी एक सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ पता हो, सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल पता हो, then we can calculate the equilibrium constant. N is the number of electrons involved in the reaction. तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताता है, यानी इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। तो यदि Kc की वैल्यू लार्ज है, Kc की वैल्यू लार्ज है मींस बहुत ज्यादा Kc की वैल्यू है, दिस शोज दैट द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। यानी जो रिएक्शन हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन हो रही है वो ऑलमोस्ट टू द कंप्लीशन, यानी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। और यदि इसकी वैल्यू कम है तो इसका मतलब रिएक्शन इज अप्रोचेस टू द रिएक्टेंट, यानी रिएक्शन बहुत कम हुई है। सो दिस सिग्निफाइज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस सिग्निफाइज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc। अब हम इस इक्वेशन पर बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, और हमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सिल्वर इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड। हमें पता है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल दिस इज इक्वल टू 0.591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc। अब यहां पर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए मुझे पहले सेल को रिप्रेजेंट करना होगा। यहां पर कॉपर चेंजेस इनटू कॉपर आयन, ऑक्सीडेशन हो रही है, और सिल्वर आयन चेंजेस इनटू सिल्वर मेटल। तो ये हमारे पास यहां पे आप 2 लिखें या ना लिखें तो भी दोनों ही एक बात है। तो इस रिएक्शन में भी हम देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो n की वैल्यू आ गई 2। तो यहां से फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ द राइट हाफ सेल माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ द लेफ्ट हाफ सेल। राइट हाफ सेल कौन सा है, सिल्वर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें कितना दिया हुआ है 0.80, माइनस लेफ्ट हाफ सेल कॉपर, कितना दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, तो ये वैल्यू आ जाती है 0.46 वोल्ट। अब ये दोनों वैल्यूज आप इस रिएक्शन में पुट कीजिए, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 0.46 इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ Kc। यहां से लॉग ऑफ Kc कितना आ गया 2 इंटू 0.46 अपॉन 0.0591, दिस इज इक्वल टू 0.92 अपॉन 0.0591। और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 15.5668, यानी ये लॉग Kc की वैल्यू आ गई। अब हमें Kc निकालना है, Kc क्या हो जाएगा
एंटीलॉग ऑफ 15.5668, यानी हमें एंटीलॉग देखना है किसका, 0.56 हॉरिजॉन्टल लाइन में 6 के कॉलम में, और जो सब कॉलम होते हैं उसमें 8 की वैल्यू हम उसमें ऐड कर देंगे। 0.56 के 6 के कॉलम में जब हम लोग देखते हैं तो ये वैल्यू आती है 3681, और सब कॉलम 8 में ये वैल्यू है 7, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 3688, यानी ये जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 3668। लेकिन अभी इसका क्या करना है, डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड पर जो नंबर दिया होता है उसमें एक नंबर और ऐड कर देते हैं, तो कितने हो गए 16। अब यहां से हम 16 पॉइंट के बाद हमने डेसिमल लगाना है। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां पर हमारा डेसिमल आएगा। लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के लिए हम इसको शॉर्ट करते हैं, वो कैसे, डेसिमल हम यहां लेके आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये इतनी वैल्यू कितने हो गए 15 डिजिट हो गए, तो डेसिमल हम यहां लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.668 इंटू 10⁻15, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। आइए अब हम देखते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और ईएमएफ ऑफ द सेल में क्या रिलेशन है, फिर यहीं से हम फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। हमें पता है जब किसी एक सेल में रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है दिस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और इलेक्ट्रिक वर्क तभी होता है जब डिक्रीज इन फ्री एनर्जी हो। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी इज नेगेटिव। अब रिवर्स केस लेते हैं, इफ द इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस तब क्या होगा, इन दैट केस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, सो वर्क इज डन, बट दिस टाइम इंक्रीज इन फ्री एनर्जी विल टेकन प्लेस, जो फ्री एनर्जी में होगा वो इंक्रीज होगा। तो यदि हम बात करें सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से सेल, डैनियल सेल, जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसमें प्रोड्यूस होती है केमिकल चेंजेस की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक वर्क डन, और जो किसके बराबर होता है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी के बराबर होता है। सो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड इक्वल टू द इलेक्ट्रिक वर्क डन, इसको दोबारा लिखें यदि हम, इलेक्ट्रिक वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड किसके इक्वल होती है, ये होती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इनटू ईएमएफ ऑफ द सेल, ये इसके इक्वल होती है। अब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है कि फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होती है 96500 कूलम्स। ये कैसे आया, ये हमने शुरू में इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 1 मोल पे कितना चार्ज होगा, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 96500 कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो इसलिए क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मींस 1 फैराडे होगी, और यदि उस रिएक्शन में n इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो यानी n मोल्स हो तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, n फैराडे। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है,
ई ऑफ द सेल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी है, बिकॉज इलेक्ट्रिक वर्क डन इज डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, सो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एन एफ एंड ईएमएफ ऑफ द सेल, ये इसके इक्वल होता है। बट इन केस द इलेक्ट्रोलाइट जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 है, तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इन दैट केस जो फ्री एनर्जी चेंज होगी वो क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगी। यानी ये रिलेशन आ गया, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एनएफ एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल होता है। अब ये एक रिलेशन आ गया, लेकिन हमें पता है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू आरटी अपॉन एनएफ इंटू एलएन के सी। अब ये जो वैल्यू है वो यहां पर पुट कीजिए इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू एनएफ इंटू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल के लिए हम ये वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज आरटी अपॉन एनएफ इंटू एलएन के सी। ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया आरटी एलएन नेचुरल लॉग के सी। इसको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.303 आरटी लॉग के सी। यानी स्टैंडर्ड डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस 2.303 आरटी लॉग के सी। सो this gives a relationship between the equilibrium constant and standard free energy change, and this gives the relationship between the standard EMF of the cell and standard free energy change। तो इस टाइप से भी ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल। आपको सेल दिया हुआ है जिसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम का और कैडमियम का दिया हुआ है। हमने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साथ में कैलकुलेट करना है। पहले हम स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल लें। राइट हाफ सेल माइनस लेफ्ट हाफ सेल हमने करना है, ये हमें पता है। राइट हाफ सेल कौन सा होगा, ये लेफ्ट हाफ सेल जहां ऑक्सीडेशन हो रही है, ये राइट हाफ सेल, यानी राइट हाफ सेल है हमारे पास कैडमियम का, और कैडमियम की वैल्यू है -0.40 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट हाफ सेल का है -0.74 वोल्ट। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने पर आएगी +0.74 और ये वैल्यू हो जाएगी 43.0। इतने वोल्ट ये वैल्यू हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। हमें पता है यदि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हमें पता हो और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज हमने निकालना हो तो उसके लिए रिलेशन होता है -NF स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। दिस कैन बी कैलकुलेटेड -N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड कितने हैं इसमें भी 6 है और यहां पर भी 6 है, तो N की वैल्यू आ गई 6। फैराडे होता है 96500 कूलम्स। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल हमारे पास कितनी है, 0.34 वोल्ट। तो ये जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आती है -196860 कूलम वोल्ट पर मोल। यानी और कूलम वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 196860 जूल। तो ये वैल्यू इस तरीके से, या इसको आप चाहें तो किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास किलो जूल में आ जाएगी। अब हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका रिलेशन हमें पता है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू 2.303 RT इंटू लॉग KC। ये कितनी वैल्यू हमें दी हुई है, 196,860 जूल।
इक्वल टू 2.303, R है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T होता है 298 log Kc। तो यहां से log Kc की वैल्यू यदि हम निकालें तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 298 और ये वैल्यू जो आती है दिस कम्स आउट टू बी 34.5014। यानी अब यहां से यदि Kc निकालेंगे तो ये आएगा एंटी लॉग ऑफ 34.5014। यानी हमें 0.50 हॉरिजॉन्टल लाइन में 1 के कॉलम में देखना है और 4 के सब कॉलम का इसमें ऐड कर देना है। और जब ये वैल्यू हम देखते हैं तो ये वैल्यू आती है 3192। अब इस 34 का क्या करना है, मैंने बताया था इसमें 1 ऐड करना है और यहां से 35 के बाद डेसिमल लगाना है। लेकिन जब हम उसको छोटे नंबर में एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 3.192 इंटू 10⁻34। इस तरीके से ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाता है। तो ये थे बच्चों कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।